हेलो बच्चों, आज हम लोग कैचअप कोर्स के अंतर्गत संख्याओं के गुण धर्म। तो बच्चों, पहले तो जानना होगा कि गुण धर्म क्या हो, कौन कौन से गुण धर्म हैं। फिर इन गुण धर्मों को प्राकृत संख्या पर, पूर्ण संख्या पर, परिमेय संख्या पर, फिर जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यही है संख्याओं का गुण धर्म। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि गुण धर्म क्या है और इसे विभिन्न संख्याओं पर अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा। पहला गुण धर्म है बच्चों, तो हम लोग जोड़ के लिए, एडिशन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एडिशन के लिए और प्राकृत संख्या पर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राकृत संख्या पर मतलब नेचुरल नंबर पर। पहला गुणधर्म है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला गुणधर्म है क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स संवरक नियम। संवरक नियम। कौन सा नियम? संवरक नियम। संवरक। तो बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी या संवरक नियम से आप क्या समझते हैं? हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जोड़ के लिए। संक्रिया हमारा कौन सा है ऑपरेशन? फंडामेंटल ऑपरेशन है हमारा जोड़। और किन संख्याओं पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम? प्राकृत संख्या पर। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो प्राकृत संख्या लें तो उसका जोड़ क्या होता है? प्राकृत होता है। प्राकृत संख्याओं का जोड़ प्राकृत संख्या ही होता है। यही क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। किन्हीं दो, कोई भी दो प्राकृत संख्या हम उठाएं, उनका योग निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्राकृत संख्या ही योग के रूप में मिलेगा। किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होता है। एक प्राकृत संख्या ही होता है। अतः प्राकृत संख्याओं का योग संवरक नियम का पालन करता है। अतः हम क्या लिखेंगे बच्चों कि प्राकृत संख्याओं का योग संवरक नियम का पालन करता है। संवरक नियम का पालन करता है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इस क्लोजर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप प्राकृत संख्या के बदले पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या पर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सहूलियत होगी, दिक्कत नहीं होगी समझने में। कि जैसे दो प्राकृत संख्या का योग हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या ही होता है, अर्थात प्राकृत संख्याओं का योग जो है संवरक नियम का पालन करता है। इसी तरह से दो पूर्ण संख्या ले लीजिएगा, उसका योग करके देखिएगा कि पूर्ण संख्या आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं का योग संवरक नियम का पालन करता है। फिर इसी तरह से पूर्णांक ले लेंगे, कोई भी दो पूर्णांक लेंगे, उसका जो सम होगा, उसका जो एडिशन करेंगे तो जो उसका योग आएगा वह भी एक पूर्णांक ही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि पूर्णांक संख्याओं का योग या जोड़ क्या करता है? संवरक नियम का पालन करता है। फिर परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेंगे, उसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का योग संवरक नियम का पालन करता है।
इस तरह से अब हम दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। तो बच्चों क्रम अर्थात ऑर्डर, जैसे 1 2 3 4 ये एक क्रम हुआ, और वहीं पर अगर 3 2 1 लिखें तो विपरीत क्रम हो गया, क्रम उल्टा हो गया। विनिमय मतलब एक्सचेंज, चेंज। तो क्रम को अगर चेंज करके जोड़ निकाले तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्रम को सही रखे तब भी और क्रम को उल्टा कर दे तब भी जो योग होगा किसका, प्राकृत संख्या का, वह उतना ही होगा। जैसे इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि a प्लस b एक कोई प्राकृत संख्या है, जैसे मान लेते हैं 2 है और b 3 है, तो 2 प्लस 3 कितना होता है? 5 होता है। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 है, तो a प्लस b 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। और b प्लस a का वैल्यू कितना होगा? जब हम क्रम को चेंज कर दिए, क्रम को विनिमय कर दिए, क्रम को एक्सचेंज कर दिए, उल्टा कर दिए, तब हम देखते हैं इसका योग कितना आता है? 5। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्रम को चेंज करने पर भी योग उतना ही आया, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ये जनरल फॉर्म है, ये सामान्य रूप है क्रम विनिमय का। तो हम क्या कहेंगे कि प्राकृत संख्याओं का जोड़, प्राकृत संख्याओं का जोड़ या योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो लिखते हैं हम प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है, या ऐसे कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है? होल्ड करता है। किसके लिए? प्राकृत संख्याओं के योग के लिए। अब हम अगला प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी हमारा क्या है बच्चों? साचर्ज नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। साचर्ज नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो बच्चों एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि 3 नंबर ले लेते हैं ए, बी और सी। इनका क्रम ए, बी, सी ही रहता है, लेकिन ब्रैकेट बी और सी पर होता है, बराबर है। अब हम ए का वैल्यू ले लेते हैं 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4। 3 नेचुरल नंबर ही लेना है हमें। तो 3 नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या लिए। अब हम इसको ऊपर नहीं नीचे, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू, आप जानते हैं बोडमास से, बोडमास के नियम से कि पहले ब्रैकेट का प्रोसेस होता है। तो 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। सम अप करने पर 9 आया। फिर आप ब्रैकेट को इधर घसका दें, ए बी सी अपने ऑर्डर में ही रहेगा, बट ब्रैकेट जो है मतलब प्रायोरिटी वह इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
अब इसका मान हम पुट करते हैं ए बी सी का और देखते हैं कितना आता है वैल्यू। तो 2 + 3 ब्रैकेट में होगा +4। तो पहले ब्रैकेट का प्रोसेस होगा। 3 + 2 कितना होता है बच्चों? 5 + 4 कितना आया आंसर? 9। अब दोनों स्थितियों में योग कितना आया? 9। इट मीन्स a प्लस ब्रैकेट में b + c इक्वल टू a + b ब्रैकेट में c बाहर है। यह एसोसिएटिव लॉ का जनरल फॉर्म है। और हम क्या कहेंगे कि प्राकृत संख्याओं का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। क्या लिखेंगे बच्चों? प्राकृत संख्याओं का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का पालन करता है, या इसको ऐसे कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसी तरह से आप साहचर्य नियम का इस्तेमाल पूर्ण संख्या पर, पूर्णांक पर या परिमेय संख्या पर, 3 परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या लेकर, इसी तरह से a + b + c का वैल्यू निकालकर, फिर a + b + c का वैल्यू निकालकर इसको सिद्ध कर देंगे दोनों बराबर है। अर्थात पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक सभी के लिए उनका योग जो है वह एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। जी, अब हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। जोड़ के लिए चल रहे हैं हम। चौथा है बच्चों योज्य तादात्म्य। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चों, संख्याओं के गुण धर्म का इस्तेमाल बहुतायत में हायर क्लासेज में होता है। जब आप मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे बीएससी में, एमएससी में, तो इन सभी का इस्तेमाल बहुतायत होता है। तो योज्य तादात्म्य किसको कहते हैं? किसके लिए? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर के लिए। तो बच्चों, कोई भी नंबर ए ले लें जो कि प्राकृत संख्या हो, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? बाय द राइट, बाय द लेफ्ट की संख्या खुद ही उतना ही रह जाए। एग्जाम्पल देखें, अगर कोई प्राकृत संख्या हम 3 ले लेते हैं, 3, इसमें 0 को ऐड करेंगे, कितना आता है? 3। 0 + 3 कितना आता है? 3। इस तरह से 3 + 0 = 0 + 3 = 0। इसलिए अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो a + 0 = 0 + a, मतलब बाय द राइट, बाय द लेफ्ट 0 को ऐड कर दें a में, किसी संख्या a में, तो हमें संख्या में कोई अंतर नहीं होगा। यह योज्य तादात्म्य का जनरल फॉर्म है। तो बच्चों, 0 को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तादात्म्य कहते हैं। किसके लिए? जोड़ के लिए। 0 को 0 अर्थात 0 को हम क्या कहते हैं? योज्य तादात्म्य कहते हैं। योज्य तादात्म्य कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, कि जिसको जोड़ने पर कोई अंतर नहीं आता है, चाहे लेफ्ट से जोड़ें या राइट से जोड़ें। इसका इस्तेमाल आप प्राकृत संख्या पर मैंने किया, आप पूर्ण संख्या पर, परिमेय संख्या पर या पूर्णांक पर, किसी पर भी करेंगे। किसी भी परिमेय, पूर्णांक या पूर्ण संख्या में 0 को ऐड करेंगे
तो संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसलिए जीरो को क्या कहते हैं, योज्य तादात्म्य कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, फिफ्थ, पांचवा गुणधर्म है संख्या का, वह है योज्य। पांचवा गुणधर्म योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों कोई प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं और उसमें क्या हम ऐड करें कि हमें उसका योग शून्य मिले। एक एग्जाम्पल है, एक संख्या ले लेते हैं 5। 5 में हम क्या ऐड करें कि 0 हो जाए। 5 में क्या ऐड करें कि 0 हो जाए। तो मान लेते हैं कि a ऐड करते हैं, तो a का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 को हम ट्रांसपोज करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो 0 - 5 = -5। इसी को फिर से हम क्या लिखेंगे, 5 + -5 = 0। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या 5 है, तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5। इस तरह से यदि a कोई प्राकृतिक संख्या हो, कोई प्राकृतिक संख्या हो, तो a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a होगा। प्रतिलोम -a होता है क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि a प्लस माइनस दोनों का सम क्या होता है, 0। इसी तरह से एक एग्जाम्पल देखें, -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, क्या होगा बच्चों, तो योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या है जिसको दिए हुए संख्या में जोड़ने पर उसका सम 0 आता है। अब -7 में क्या हम जोड़ें कि इसका सम 0 आ जाए, बोलिए बच्चों, तो वह संख्या है 7 + 7, क्योंकि -7 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या आता है, 0। इसलिए -7 का योज्य प्रतिलोम, 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, 7। योज्य प्रतिलोम बराबर 7।